नमस्कार साथियों। अपने चर्चा चल रही थी हमारा राजस्थान कक्षा 6 8 चैप्टर इसके हमने पढ़ दिए हैं। और अब जो हमारी बात आ रही है वो है अध्याय 9। और अध्याय 9 आपका है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। आधारभूत सेवाओं में हमें क्या क्या पढ़ना है, और इसमें से एक प्रश्न भी अभी एक कोई पेपर में आया भी था भाई। बहुत इजी चैप्टर भी है और एक प्रश्न जो है वो इसमें से शोर आता है। छोटी सी बात है, देखो, किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि शिक्षा 1 नंबर, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन हम करेंगे। सबसे पहली बात हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो है शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, किस रूप में किए जा रहे हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक और व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश के विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालयी शिक्षा इन सभी शिक्षाओं में सर्वोपरि है। सबसे अच्छी शिक्षा मानी गई है विद्यालयी शिक्षा। राज्य सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के लिए संस्थान भी विद्यमान है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है शिक्षा के अधिकार की। शिक्षा के अधिकार की बात है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार, राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि किस एज के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। निःशुल्क है वो। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी। एज बच्चे की 6 से 14 वर्ष होनी चाहिए। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। अभिभावक को कहता है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में एडमिशन दिलवाओ, ठीक है ना। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का निरंतर प्रयासरत राजस्थान। आगे, शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। शाला दर्पण पोर्टल आपको पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो शाला दर्पण पोर्टल आपका राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट के जो विद्यालय है उनकी स्थिति को देख सकते हैं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन एवं दूध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी देखना, बालिका शिक्षा, बालिकाएं जो टॉप करती है ना, उन बालिकाओं को कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार, दोनों बालिका शिक्षा से संबंधित है और दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। बालिका शिक्षा से संबंधित एक इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार और दूसरा है गार्गी पुरस्कार। आपको पूछा जा सकता है कि इंदिरा पुरस्कार और गार्गी पुरस्कार किससे संबंधित है, बालिका शिक्षा से। एक शाला दर्पण किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, स्कूली शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन कौन सी आयु के बच्चों के लिए लागू है, तो 6 से 14 वर्ष की
आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पेज में, एक 6 से 14 का, एक शाला दर्पण, एक इंदिरा प्रियदर्शनी और गार्गी पुरस्कार। इससे आगे देखते हैं साक्षरता। देखो भी साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता की बात की जाए 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.1 रहा। राजस्थान का कुल साक्षरता प्रतिशत, अभी कोई एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत क्या रहा, 66.1, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19%, ये भी इम्पोर्टेंट, और महिला साक्षरता 52.12%, ये भी इम्पोर्टेंट। दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है भाई। महिला साक्षरता 52.12%, पुरुष साक्षरता 79.19% और 66.11% कुल साक्षरता है। ठीक है ना, विशेष बात है ये भी। आगे आ जाती है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विशेष बातें देखो। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य ना हो, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। देखो स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य उपकेंद्र कितनी आबादी पे लगते हैं? 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र। 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108, ये भी है। आपातकाल स्थिति में एम्बुलेंस जो है 108 एम्बुलेंस, ठीक है, निःशुल्क उपलब्ध सेवाएं करवाई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान के 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल खोले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, 33 में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल खोले जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो स्वास्थ्य योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभी। स्वास्थ्य योजनाएं राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, आगे मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और राजस्थान जननी शिशु योजना आदि कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसी प्रकार राज्य में देखो क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण और कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। आगे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। आगे बात आ जाती है भाई संचार एवं डाक सेवाओं की। संचार एवं डाक सेवाओं की देखो इसमें दिया हुआ है, वर्तमान युग में तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना,
या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में देखो टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन है। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें थी नहीं। ठीक है कि एक बार जब चल रहा है बीच में बात आ गई तो देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली कोई बात इसमें है नहीं। जो इंपॉर्टेंट आ रहा है बीच बीच में वो मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति निर्माण, क्रियान्वयन का कार्य करता है और सूचना एवं तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। इसके बाद में आ जाती है डाक सेवाएं। डाक सेवाएं देखो भाई, संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री का आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं, विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक से दूसरे तक पहुंचाने डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का ही एक महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे पारंपरिक साधन है। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। आपको पूछा जाए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कौन से बैंक में खोला जाता है, तो वो डाक विभाग का खाता है भाई। ठीक है ना, ना कि एसबीआई में जाकर के आप खुलवाओ। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है। एक राशि, एक टाइम विशेष के लिए इसमें खाता खुलवाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखो भाई, बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा, बचत जो है वो बैंक में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जाती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्यरत है। ये एक चीज़ है, सारे बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर में काम करते हैं, आरबीआई के नियमों के अनुसार काम करते हैं। ठीक है ना। आगे बात परिवहन के बारे में। अब परिवहन सेवा आ गई भाई। परिवहन सेवा राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़कें, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध है। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है भाई। ठीक है ना। राज्य में बंदरगाह इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान जो है वो समुद्र के किनारे नहीं है। राजस्थान का कोई भी भाग किसी भी प्रकार की समुद्रिक सीमा नहीं बनाता है। अब आ जाता है अपना सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में क्या क्या विशेष बातें हैं देख लो भाई। देखो सड़क परिवहन की जब हम बात करें, राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर 1964। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई
जोधपुर एवं न्यूनतम लंबाई धौलपुर में है। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH-71B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71B। इसके बाद में बात आ जाती है रेल परिवहन। रेल परिवहन, माल परिवहन, यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है ना, राजस्थान में कितने जोन है भाई? 2 जोन है राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई बहुत ही ज्यादा। और मंडल कितने? 5 मंडल है। ठीक है, रेलवे के 5 मंडल और 2 जोन है। इन 2 जोन के अंडर में ये 5 मंडल कार्यरत है। देखना मंडल 5 में कौन कौन से, एक जयपुर मंडल है आपका, एक जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल, बीकानेर और कोटा मंडल है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। सारी चीज ये यहां से लेके यहां तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अभी तीनों चारों लाइनों में 3-4 प्रश्न इसमें बन रहे हैं। रेलवे जोन की बात करें तो 2 रेलवे जोन, एक उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, एक पश्चिम मध्य रेलवे जोन। फिर आ जाते हैं 5 मंडल, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, कोटा में 5 रेलवे मंडल है। 1-2 रेलवे जोन, 5 रेलवे मंडल है। उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे 2 जोन है और 5 मंडल है, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में और कोटा बीकानेर में। ठीक है ना, सॉरी कोटा, उदयपुर में नहीं, कोटा और बीकानेर में। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में, उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। इसके बाद में बात आ जाती है वायु परिवहन की। वायु परिवहन, वायु परिवहन में देखो भाई, राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में 5 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा भारतीय वायुसेना के अधीन है। आगे देखो, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। अब आगे भी शब्दावली, बौद्धिक शब्दावली बुद्धि से संबंधित, व्यापक बड़ा होता है ये, व्यापक बड़े स्तर का। पारस्परिक आपसी, जीविकोपार्जन जीने के लिए कार्य करना। जीविकोपार्जन क्या है भाई? जीने के लिए कार्य करना। ये प्रश्न आपका आया हुआ है, देखो 2 प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर। एक राजस्थान की जनगणना 66.11% है। ठीक है ना, ये पुरुष है, ये महिला है और ये कुल साक्षरता। आपके प्रश्न का उत्तर है 108 निशुल्क सेवा किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है 108 निशुल्क सेवा। राज्य का सबसे लंबा इसके अकॉर्डिंग NH-15 और सबसे छोटा 71B। बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। मुद्रा का व्यवसाय बैंक करती है। ठीक है ना, तो ये इन प्रश्नों के उत्तर है भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं। यह आगे राजस्थान में संस्कृति, लोक संस्कृति एवं कला। लोक संस्कृति एवं कला, राजस्थान में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। ठीक है ना, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताएं, रहन सहन, कपड़े, खान पान, हर तरह से धर्मों के आधार पर संस्कृति अलग अलग तरीके से विभाजित है। ठीक है, किस रूप में है? क्षेत्र के आधार पर भी है, धर्म के आधार पर भी है, ठीक है, भाषा के आधार पर भी अलग अलग कलाएं हैं राजस्थान में। तो ये देखो, इसमें अच्छी बातें शुरू कहां से होती है? देखो यहां पर देखो आप, राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या में आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सैरिया, ग्रासिया, डामोर आदि प्रमुख है। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है।
राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी को दो रूपों में जाना जाता है भाई। देखना, दो रूप राजस्थानी भाषा के कौन कौन से आते हैं भाई। एक पूर्वी राजस्थानी और एक आती है अपनी पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी। पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधि की चार बोलियां हैं। एक ढूंढाड़ी जिसको जयपुरी, एक हाड़ौती, एक मेवाती, एक अहिरवाटी, राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर। ठीक है ना। ढूंढाड़ी जयपुर की, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में, मेवाती मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर के मेवात क्षेत्र में, और फिर है अहिरवाटी या हीरवाल। ये आ गई पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधित्व की चार बोलियां। भाई पश्चिमी राजस्थानी के प्रतिनिधित्व की चार बोलियां कौन कौन सी है। पश्चिमी राजस्थानी के प्रतिनिधित्व की चार बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी। मारवाड़ी जोधपुर, पाली, नागौर के आसपास, मेवाड़ी मेवाड़ संभाग उदयपुर संभाग में, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा, और शेखावाटी क्षेत्र में आ गई। आगे देखो, विशेष बात, हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधपूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकड़ा खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे की खींच, कहीं मक्का की रोटी, और कहीं केर सांगरी खाई जाती है। यहाँ पे डायग्राम में दाल बाटी, घेवर, मक्का की रोटी सारी चीजें दिखाई गई है। आगे बात आ जाती है वेशभूषा की। राजस्थानी वेशभूषा की बात करें भाई। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, किसके लिए जानी जाती है? अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। और पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफी सुंदर, आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थानी बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान में विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, आंख मिचोली, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चर भर, नर छारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं भाई। ये वो चीजें हैं जो ग्रामीण संस्कृति की मूल रूप से मानी जाती है। राजस्थान के सारे जो खेल है, राजस्थान के गांव के खेल है और गांव के बच्चों के खेल है। ठीक है ना। कुछ जैसे चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं, बड़े भी खेलते हैं, ये बड़े ही खेलते हैं मूल रूप से। आगे सांस्कृतिक विविधता की बात करें भाई। देखो, सांस्कृतिक विविधता की बात करें, राजस्थान में सभी पर्व व त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व, मेले, गौरी, गेर, रमत, नृत्य, लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। सबसे पहली बात आती है गणगौर की। देखो, गणगौर की बात करें, गणगौर रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तीज से आरंभ होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष तीज से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं कहीं 3 दिन, कहीं कहीं 4 दिन का उत्सव होता है।
तो गणगौर की विशेषता बात हमने कर ली कि गणगौर शिव और पार्वती का प्रतीक का त्योहार है। चैत्र शुक्ल तीज विशेष रूप से गणगौर है। आगे है तीज, श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व का है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो ये किसी उत्सव से कम नहीं होता है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ये देखो श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल पक्ष तीज, ये आ रही है गणगौर आपकी, ठीक है ना, को नव विवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट और है। कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तीज और श्रावण शुक्ल तीज श्रावण तीज, ठीक है ना। और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। कजली तीज को सातु बनाया जाता है, इसलिए इसको किस नाम से, सातुड़ी तीज। इस अवसर पर महिलाएं मेहंदी लगाती है, पार्वती की पूजा करती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी आ गया भाई, शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। देखो शीतला अष्टमी होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा एक दिन पहले बनाया गया भोजन किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले लगते हैं। बहुत बड़े मेले सील की डूंगरी चाकसू जयपुर और वल्लभनगर उदयपुर में शीतला माता के मेले पड़ते चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को। आगे अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष तीज, आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन बिना मुहूर्त निकलाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं और इस दिन गेहूं बाजरा तिल जो आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है भाई। आगे राजस्थान के प्रमुख मेले, प्रमुख मेलों में सबसे पहले पुष्कर मेला, अजमेर में पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भी, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, ठीक है ना। और दूसरी विशेष बात, यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं, देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल यहाँ पर दीपदान होता है, पुष्कर झील में दीपदान होता है। केला देवी का मेला स्वयं माधोपुर केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को। देखो शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को और केला माता का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है ना। मेला लगता है जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से लेकर चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। आगे है महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला। देखो भी महावीर जी के मेले की बात करें, स्वयं माधोपुर में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक मेला बढ़ता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा विद्यमान है। आगे कोटा का दशहरा मेला, कोटा के महाराज दुर्जन साल के शासनकाल में 1729 से 1756 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियां, दरी खाना, पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से 1940 दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव और विशालता को लेकर प्रसिद्ध है भाई। आगे हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर में लगता है। हरियाली अमावस्या का मेला भाई, हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में लगता है। महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में इस मेले की शुरुआत की थी। हरियाली अमावस्या को प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को यहाँ पर मेला बढ़ता है भाई।
श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला श्रावण माह की खुशी देता है। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या ही हरियाली अमावस्या मानी जाती है भाई। महाराणा फतेह सिंह के काल में श्रावण महीने की अमावस्या जो है ना, उस अमावस्या को ये मेला भरता है। महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में इस मेले की शुरुआत करवाई थी। आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, गरीब नवाज का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए, इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर रजब माह की 1 से 6 तारीख, ये मेले की तारीख, रजब माह की 1 से 6 तारीख को ये मेला बरता है भाई। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक मेला बरता है। अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स, इसको उर्स कहते हैं, ख्वाजा साहब का उर्स, ठीक है ना। आगे देखो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मेला बरता है भी, माघ पूर्णिमा को बरता है। इंपॉर्टेंट बात है, बेणेश्वर धाम मेला माघ पूर्णिमा को आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा मेला है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर जिले में माही, सोम और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर ये मेला बरता है। 3 नदियां यहाँ पर मिलती है भाई, और आदिवासी समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ पर प्रवाहित करते हैं। करणी माता का मेला, बीकानेर के देशनोक में करणी माता का मेला आयोजित होता है। बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है करणी माता। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में देखे जाते हैं। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में बरता है भी, ये भी लक्खी मेला है भाई। सीकर जिले के खाटू श्याम जी का मंदिर, यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला बरता है। 10वीं से द्वादशी तक मेला बरता है। वैसे खाटू श्याम जी का मेला एकादशी को मूलतः बरता है भी। बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर जिले के पोकरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर भाद्र माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी तक, और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, आयोजन होता है भाई। आगे गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में पीर फकरुद्दीन मौला की मजार है। यहाँ ये जिसे मजार फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का बड़ा केंद्र है भी। आगे अन्य मेले, इनके अलावा राजस्थान में मुख्य रूप से सीकर जिले में जीण माता का मेला, अलवर में भर्तृहरि का मेला, जयपुर में डिग्गी कल्याण जी का मेला, और परबतसर में तेजाजी का मेला, परबतसर में तेजाजी का मेला, बाड़मेर में गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। प्रत्येक नगर कस्बे में भी मेले बरते हैं। आगे बात आ जाती है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और संतों की। देखो भी, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और संतों की बात करें, इसमें सबसे पहले जो आते हैं अपने गोगा जी। राजस्थान के 5 पीर रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी और गोगा जी है। 5 प्रमुख पीर माने जाते हैं, पंचपीर या मारवाड़ के पीर या राजस्थान के पीर। राजस्थान के 5 पीर गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, मेहा जी, ठीक है ना। अब गोगा जी चौहान शासक गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को गोगा नवमी को गोगा जी का मेला बरता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है भी। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गोगा जी का मेला बरता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को। बाद में बात आ जाती है तेजा जी की। तेजा जी गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी दी थी, और तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं को प्रबसर नागौर में विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। पाबू जी राठौड़ थे, ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं भी। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया गया है। फड़ चित्रण, पाबू जी की फड़ ऊंट के बीमार होने पर पड़ी जाती है। रामदेव जी का मेला, रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे।
मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेले का आयोजन होता है। अभी पढ़ के हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी तक मेले का आयोजन होता है। इनके अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, अड़बू जी आदि भी प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर बात आ जाती है प्रमुख महिला संत मीराबाई की। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ परिवार में, राठौड़ वंश में कुड़की पाली में हुआ था जन्म। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में। भगतमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्त में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य दुख झेलना पड़ा और वे संसार से विरक्त हो गई। वैधव्य दुख का मतलब था कि इनकी शादी के कुछ समय बाद ही इनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी भाई, ठीक है ना। भोजराज वीर गति को प्राप्त हुए थे। आगे बात आ जाती है दादू दयाल की। दादू दयाल जन्म से लेकर विद्वानों में से दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की थी। फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रचार किया। 1603 में आमेर के पास नारायणा में इन्होंने देह त्याग दी थी। नारायणा इनकी प्रधान पीठ है भाई। जाम्बोजी, जाम्बोजी महाराज बिश्नोई धर्म संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिंपासर नागौर नामक गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए बिश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत रहे, जो अनुकरणीय है। आगे जसनाथ जी, कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी, संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या की, चमत्कारी योगी हो गई। सरदानाथ जी, राजस्थान के शेखावटी में संत सरदानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई थी। इन्होंने अपरिग्रह, क्षमता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। आगे राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। सबसे पहले काष्ठ कला। काष्ठ कला, काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इसमें लकड़ी के विभिन्न प्रकार के कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़ है, बस्सी चित्तौड़ है, ठीक है ना। दूसरी बात, जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए विख्यात है भी, जेठाना डूंगरपुर। आगे मूर्ति कला, राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है भी विश्व भर में। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पत्थर मिलते हैं और विशेष रूप से फिर आ जाती है आपकी टेराकोटा कला। टेराकोटा मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जानी जाती है। नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव इस हेतु प्रसिद्ध माना जाता है टेराकोटा के लिए। फिर ब्लू पोट्री, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग को ब्लू पोट्री कहते हैं, ठीक है ना, ब्लू पोट्री कहते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर लाख का काम, लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंद लिया जाता है और इसी के अनुसार इसके आभूषण बनाए जाते हैं। जयपुर और जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है भाई। आगे आभूषण, जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध जयपुर और जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर प्रसिद्ध है। मूल्यवान पत्थर को तराशकर जयपुर, तराशने का काम जयपुर में होता है। आगे कपड़े पर छपाई, कपड़े पर छपाई, राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है, अलग अलग काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर,
काला डेरा, पाली, बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से अरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छप्पों से उन पर छपाई की जाती है भाई, ठीक है ना। और ये छापे जो है वो कपड़े के छपाई कहलाते हैं। आगे कसीदाकारी और गोटाकारी। कसीदाकारी, राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़े पर कसीदाकारी की जाती है। कसीदा में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगह पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सील दिया जाता है, ये कसीदाकारी। और गोटे लगा दिए जाते हैं, किनारे तैयार किए जाते हैं इनके। अब बाद में आ जाती है इससे संबंधित शब्दावली। क्षेत्र से संबंधित अंचल, लोक देवता, क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता। नक्काशी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोद कर किया जाने वाला कलात्मक कार्य। प्रश्न देख लेते हैं भाई, 2 प्रश्न दिए हुए इंपॉर्टेंट आपके। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? आप सारे ही बता दोगे, करणी माता के मंदिर को। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में बाबूजी को पूजा जाता है। तो ये विशेष बातें थी क्लास 6 तक की, पाठ 10 तक के मैटर की चर्चा। इससे आगे के जो हमारी चर्चा रहेगी वो कक्षा 7वीं की रहेगी, और इसकी चर्चा अपने करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।